हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि की। अंतर्राष्ट्रीय संधि एमए फाइनल ईयर का जो पेपर है राजनयिक सिद्धांत एवं व्यवहार, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में राजनयिक की सहायता से संधि जो है उसकी व्यवस्था अति प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि जो संधि है वो विधि का विषय है, फिर भी क्योंकि जो राजनयिक होते हैं इनकी पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन जो है वो राजनय की आवश्यक माना जाता है। ये राजनय का एक आवश्यक भाग है। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए राज्यों के बीच अनेक संधियां और समझौते किए जाते हैं। इन संधि या समझौतों के द्वारा राज्य अपनी स्वीकृति से अपने लिए कानूनी अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण कर लेते हैं। ये संधियां जो होती हैं ये राज्यों के बीच होने वाले समझौते या संविदाएं मानी जा सकती हैं। अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें तो जो संधि शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण ट्रेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वार्ता या समझौता करना। तो इस प्रकार हम देखें तो संधि का अर्थ है वार्ता या समझौता करना। दो राष्ट्रों के बीच होने वाली वार्ताएं या समझौते जिसके आधार पर कुछ अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है वो संधि कहलाती हैं। इसकी परिभाषाओं से इसका अर्थ और स्पष्ट होगा। ओपेनहीम की परिभाषा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे परंपराएं या संविदाएं हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हित के विभिन्न विषयों से संबंध रखने के लिए की जाती हैं। मार्गेंथो का कहना है कि संधि वह मूल सहायक तंत्र है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संधि है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण होता है या राज्यों के बीच जो संबंध हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, उनके बीच में समझौते किए जाते हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। अब हम संधि के उद्देश्य देखते हैं कि संधि के उद्देश्य क्या क्या हैं। संधियों का उद्देश्य राज्यों के हित से संबंधित कोई भी विषय हो सकता है। संधियों के द्वारा राज्यों के ऊपर कुछ दायित्व डाले जाते हैं और जब ये दायित्व अनुचित होते हैं तो संधि भी अवैध हो जाती है। प्रत्येक जो संधि की जाती है इन देशों के बीच वो किसी उद्देश्य से प्रेरित रहती है। जब किसी राज्य का हित समाप्त हो जाता है या संकट टल जाता है तो या तो संधि समाप्त हो जाती है या वो शिथिल पड़ जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो संधियां होती हैं वो युद्ध काल में अधिक प्रभावशाली रहती हैं और शांति काल में कम। एक सफल संधि उसी को कहा जा सकता है जो दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती है। इसके हम कुछ मुख्य उद्देश्य देख सकते हैं। पहला उद्देश्य संधि का यदि देखें तो पहला उद्देश्य होता है आत्मरक्षा की व्यवस्था करना। संधि का उद्देश्य अपने पक्ष को सशक्त बनाना होता है और शत्रु पक्ष को निर्बल करना। इसके अलावा युद्ध काल में सहायता प्राप्त करना या भूमि और सैनिक अड्डे प्राप्त करना, राज्यों को तटस्थ बनाना और आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की वृद्धि करना भी संधि का उद्देश्य होता है। सामान्यतः संधि का उद्देश्य व्यवहारिक होना चाहिए और वो नैतिकता से युक्त भी होनी चाहिए। एक संधि में शामिल होने वाले राज्यों को ये दायित्व सौंपा जाता है और ये जो दायित्व होते हैं इन राज्यों पर बाध्यकारी रूप से लागू होते हैं और ये राज्य दूसरे राज्यों को भी कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का भाग होती हैं क्योंकि सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की संधियों द्वारा राज्यों पर बाध्यकारी आचरण के नियम निर्धारित किए जाते हैं।
कोई पक्ष संधि के दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर सकता। संधि के उद्देश्य जो होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के दायित्वों के विरोधी नहीं होने चाहिए, और यदि दोनों के बीच विरोध हुआ तो चार्टर की धारा के अनुसार चार्टर की धारा ही मान्य होगी। इस प्रकार देखें तो चार्टर के जो दायित्व हैं वो उच्चतर हैं। तो ये थे संधि के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं संधि के वर्गीकरण की या संधि के प्रकार की। मुख्य रूप से जो कहा जाता है कि जो संधि का वर्गीकरण है इसकी भिन्नता के कारण बड़ा कठिन है। फैनविक का तो ये कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। वर्गीकरण जो भी किया गया है वो उसके उद्देश्यों के अनुसार किया गया है। संधियां सामान्य भी हो सकती हैं और विशेष भी। ये एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भी हो सकती हैं। तो देखते हैं संधियों का वर्गीकरण क्या क्या है। जो संधियां हैं मोटे रूप से इनका वर्गीकरण देखें तो ये संधियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो राजनीतिक संधि और दूसरी कानूनी संधि। जो संधियां राजनीतिक हितों की रक्षा और विरोधी अधिकारों व कर्तव्यों की व्याख्या करने के लिए की जाती हैं वे राजनीतिक संधियां कहलाती हैं। जैसे तटस्थ व शांति संधियां, अनाक्रमण संधियां, घोषणाएं आदि राजनीतिक संधियों के उदाहरण हैं। राजनीतिक संधियां एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकती हैं। एक पक्षीय संधि में संधि बंधन केवल एक राष्ट्र पर होता है। द्विपक्षीय संधि में संधि बंधन दो राष्ट्रों पर होता है और बहुपक्षीय संधि में संधि बंधन कई राष्ट्रों पर होता है जो इसमें शामिल होते हैं। फिर है कानूनी संधियां। कानून बनाने वाली संधियां कानूनी संधियां कहलाती हैं और ओपेनहीम इन्हें लॉ मेकिंग ट्रीटीज की संज्ञा देता है। कानूनी संधियां बहुपक्षीय संधियां होती हैं और इनका बंधन सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों पर होता है। हॉलैंड ने भी संधियों का विषयों के अनुसार वर्गीकरण किया है। हॉलैंड के अनुसार जो संधियां हैं वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। हॉलैंड ने कहा है कि राजनीतिक संधियां हो सकती हैं वे संधियां जिनका विषय राजनीतिक होता है, जैसे मित्रता, मान्यता, शांति संधियां, गारंटी संबंधी संधियां इत्यादि। व्यापारिक संधियां वे संधियां जिनका विषय व्यापार से संबंधित होता है, जैसे वाणिज्य, व्यापार, जहाजरानी, नौचालन आदि की संधियां। सामाजिक संधियां जिनका विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक शिष्टमंडल की अदला बदली, इनसे संबंधित जो संधियां होती हैं वो सामाजिक संधियां कहलाती हैं। दीवानी न्याय विषयक संधियां वे संधियां जिनका विषय दीवानी न्याय का हो, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं 1886 की कॉपीराइट की संधि। फौजदारी न्याय विषयक संधियां वे संधियां जिनका संबंध फौजदारी न्याय से हो, जैसे अपराधियों के प्रत्यार्पण की संधि इत्यादि। इसके अलावा भी कई प्रकार की संधियां और हैं, जैसे शांति संधि हम कह सकते हैं। युद्ध के बाद जो संधियां की जाती हैं, शांति के लिए जो संधियां की जाती हैं वो शांति संधि कहलाती हैं। ये संधियां जिस समय की जाती हैं उस समय विजेता राज्य कुछ भी करने की शक्ति रखता है। और शांति संधि एक प्रकार से हारे हुए पक्ष द्वारा भुगतान की गई कीमत है जो युद्ध छोड़ने के बदले दी जाती है। और इस संधि का उदाहरण हम देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम वर्साई की संधि को मान सकते हैं। इसके अलावा गारंटी देने वाली संधियों का भी उल्लेख किया गया है। 1920 में जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई उससे पूर्व न्यायवेताओं ने गारंटी की संधियों के दायित्वों के क्षेत्र पर विस्तार के साथ विचार किया था। ये संधियां विशेष राजनीतिक स्थितियों की स्थापना और दायित्वों के निर्वाह के लिए विशेष प्रकार के दबावों की रचना के लिए की गई थी। जैसे इसमें हम देखें स्विट्जरलैंड और बेल्जियम को जो तटस्थता की गारंटी दी गई थी, ये सभी पक्षों द्वारा दी गई सामूहिक गारंटी थी। तो ये जो संधि है गारंटी देने वाली संधि थी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।